क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑब्जर्विंग इद्दत। इद्दत ऑब्जर्व करने के लिए ये मुस्लिम लॉ से पूछा गया सवाल है आपका, मोहम्मदन लॉ से। इद्दत पीरियड क्या होता है? एक इद्दत पीरियड उन लोगों में होता है, जैसे मान के चलो किसी महिला का डाइवोर्स हुआ, ठीक है, तो उन लोगों में 4 मंथ तक का कुछ एक ब्रेक लेना होता है कि आप 4 मंथ कुछ नहीं करोगे, ठीक है, मतलब शादी वादी नहीं कर सकते। 4 महीने के बाद जो है आप फिर शादी कर सकते हो, तो वो इद्दत पीरियड होता है डाइवोर्स के बाद का। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑब्जर्विंग इद्दत पीरियड। 4 महीना जो लोग रुकते हैं उसका पर्पज क्या है उसके पीछे का, ठीक है। In Muslim law, the purpose of observing iddat is to ensure that a woman is not pregnant after a divorce. ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए कि वो जो महिला है डाइवोर्स के बाद प्रेग्नेंट तो नहीं, इसलिए 4 मंथ का गैप लिया जाता है, ठीक है। और द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, thereby establishing the paternity of any future child and to provide a period of mourning, जिसको दुख बोला जाता है, ठीक है। मतलब जैसे मान के चलो डाइवोर्स हुआ, ठीक है, अब डाइवोर्स के बाद तुरंत शादी कर लेगा तो किसी भी महिला का शादी करने का मन नहीं होगा, ठीक है। तुरंत डाइवोर्स हुआ, डाइवोर्स से दुखी होता है ना इंसान, कितना प्यार था उसके बीच, तो उनके बहुत सारे रिश्ते उनको याद आएंगे, ठीक है, तो उसका जो है उसके ऊपर असर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। 3-4 महीना का अगर गैप करते हैं तो बीच में उनका टेंशन जो है वो डाइवोर्स का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक पर्पज होता है कि भाई थोड़ा गैप ले लो, इसके बाद शादी करो, तो वही गैप का पीरियड जो होता है वो इद्दत पीरियड कहलाता है, ठीक है। पेज भी भाग गया, एक सेकंड, हाँ ठीक है, अभी फिर से मैं पढ़ता हूँ नीचे। Death of her husband, thereby establishing the paternity of any future child, and to provide a period of mourning and reflection for the widow, while also preventing her from being pressured into remarrying too quickly. ठीक है, अगर आपका डाइवोर्स हुआ, ठीक है, आज, और आपने 2 दिन बाद शादी कर लिया, तो समाज में भी लोग ताना देते हैं ना, इसको कितना घाई था यार, तुरंत डाइवोर्स, एक को छोड़िए दूसरे से शादी कर ली। मतलब गांव समाज में ऐसे भी लोग हैं जो ताना भी दे सकते हैं यार कि देखो अभी तुरंत इनको मतलब अभी डाइवोर्स ली थी, तुरंत इतनी जल्दी शादी भी कर ली, तो ये सब समाज का जो है प्रेशर रहता है उनके ऊपर। तो इस सब को प्रिवेंट करने के लिए भाई 4 महीने का गैप ले ही लो, ठीक है। इसके बाद है essentially it's a waiting period for to determine potential pregnancy and allow for emotional healing after the dissolution of marriage, ठीक है। किसी को कोई डाइवोर्स लेता है तो उसको इमोशनल हीलिंग के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए रहता है, ठीक है। और ये भी तय किया जाना होता है ना कि जहाँ से वो डाइवोर्स ली है, ठीक है, तो वो वहाँ उससे प्रेग्नेंट तो नहीं हुई है, तो अगर 4 महीने का गैप लिया जाए तो पता चल जाएगा ना, ऐसा। तो इसीलिए वो 4 महीने का गैप लिया जाता है, जिसको इद्दत पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, कैन एंटायर प्रॉपर्टी बी गिवन अंडर विल। क्या पूरा प्रॉपर्टी इंसान का विल के थ्रू दिया जा सकता है? यस, दिया जा सकता है। यस, अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड कैन गिव अवे देयर होल एस्टेट टू चूजन बेनिफिशियरी इफ दे विश टू डू सो बाय विल, ठीक है। विल, कोई भी बंदा है जिसको किसी कोई प्रॉपर्टी देना है, कोई स्टेट देना है किसी को पूरा का पूरा, तो वो दे सकता है, वो अगर उसके लिए विल बनाता है तो दे सकता है, ठीक है। अगला है व्हाट इज फसीद मैरिज। ए फसीद मैरिज इज इन मुस्लिम लॉ इज एन इरेगुलर मैरिज। मैंने शुरू में भी बताया था टाइप्स ऑफ मैरिज जब बताया था आपको, ठीक है, कि पहला होता है सही मैरिज, दूसरा होता है फसीद मैरिज, ठीक है, तीसरा होता है बातिल मैरिज, चौथा होता है मुट्टा मैरिज। सही मैरिज का मतलब होता है वैलिड मैरिज, फसीद मैरिज का मतलब होता है इरेगुलर मैरिज, बातिल मैरिज का मतलब होता है वॉइड मैरिज, और मुट्टा मैरिज का मतलब होता है टेम्पररी पीरियड के लिए जो मैरिज करते हैं इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। मुट्टा एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर प्लेजर या एंजॉयमेंट, ठीक है। तो ये हो गया, तो फसीद मैरिज का मतलब इरेगुलर मैरिज, ठीक है। A Fasid marriage in Muslim law is an irregular marriage that can be made valid by removing the irregularity. देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है, ए मैरिज विद अ फिफ्थ वाइफ। आपको पता होगा मुस्लिम लॉ में 4 शादियों का प्रावधान है, ठीक है।
पोलीगैमी अलाउ है, हिंदू लॉ में मोनोगैमी है, एक ही शादी कर सकते हैं आप, ठीक है। मुस्लिम लॉ में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू लॉ में सैक्रामेंट है। आपको हिंदू लॉ जब पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में रहेगा तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, तो इनमें जो पोलीगैमी है, तो पोलीगैमी में भी ये नहीं है कि आप अनंत शादी कर सकते हो, नहीं, 4 की बाध्यता इन लोगों में भी है, आप 4 ही कर सकते हो, ठीक है। तो 4 से आप 4 ही कर सकते हो, अगर किसी ने 5 कर लिया तो वो शादी क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। अब उसको रेगुलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को डाइवोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 4 वाइफ थी और फिर भी उसने एक शादी कर ली तो वो शादी इरेगुलर होगा, लेकिन उसको रेगुलर करने के लिए वो अपने एक वाइफ को डाइवोर्स दे देगा, तो फिर कितनी हो जाएगी वाइफ, 4, तो 4 का मतलब वैलिड हो गया, रेगुलर हो गया, ठीक है। तो ये होता है ए मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट विटनेस, ठीक है। कोई शादी हुई और उसमें विटनेस था ही नहीं, तो ये शादी क्या हो जाएगा, इरेगुलर मैरिज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको जो है विटनेस लाना पड़ेगा, तो फिर रेगुलर कर सकता है अगर कोई विटनेस हो जाएगा उसके शादी का। तो ये सब होता है फर्स्ट मैरिज में, जो कि इरेगुलर होता है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन वनरस बिक्वेस्ट। वनरस वनरस ऑनरस बिक्वेस्ट बोलते हैं उसको, सॉरी। ऑनरस बिक्वेस्ट का मतलब होता है, onerous bequest refers to a provision in a will where a beneficiary is given an inheritance but with a significant attached obligation or burden that they must fulfill the receive the assets, meaning they can choose to accept entire bequest with its burden or reject to completely, ठीक है। ये देखो, इसको समझाता हूँ मैं, कोई ज्वाइन करने के लिए आया, एक सेकंड। चला, अभी कोई आया था ज्वाइन करने, सॉरी। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो, ओनर्स बिक्वेस्ट का मतलब होता है, जैसे मान के चलो कोई बंदा है, ठीक है, उसका उसने किसी को विल में प्रॉपर्टी दिया कि मुझे ये प्रॉपर्टी सुजीत को देना है, ठीक है, मुझे दे दिया, लेकिन उसके साथ कुछ उसके ऑब्लिगेशन भी थे, मतलब मान के चलो उसको किसी को 10,000 देना था या 20,000 देना था या 50,000 देना था, कोई उसका ऑब्लिगेशन भी बचा हुआ था। तो उसका ये शर्त था उस विल में, या उसको ऐसा बोलना था उसका कि जो भी मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ इसको, ठीक है, अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो मेरे उस प्रॉपर्टी के साथ जो मेरा ऑब्लिगेशन है उसका बर्डन भी उसके ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सीधा होता है, मतलब ऑनरस बिक्वेस्ट का मतलब है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी दी जा रही है तो प्रॉपर्टी के साथ अगर कोई लोन भी है मान के चलो, तो उसको आपको चुकाना पड़ेगा। अगर आप लेना है तो आप लोन के साथ ले लो कि भाई हाँ मैं लोन चुका लूंगा, मुझे दे दो, ठीक है, मैं ले रहा हूँ। अगर नहीं लेना है तो आप होल्ली रिजेक्ट कर दो कि नहीं, मुझे मैं लोन में नहीं भर पाऊंगा तो मुझे प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑनरस बिक्वेस्ट का मतलब होता है कि कोई बिल किसी को देता है ना कुछ प्रॉपर्टी, तो उसके साथ ऑब्लिगेशन का भी बर्डन उसके ऊपर होगा। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो फिर ऑब्लिगेशन के साथ एक्सेप्ट करो, अगर रिजेक्ट करना है तो आप पूरा रिजेक्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मुझे दे दो और लोन लोन सिर्फ आप भरते रहना, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ऑनरस बिक्वेस्ट का कहना है, इसका मतलब होता है कि भाई आपको अगर कुछ प्रॉपर्टी दी जा रही है तो उसके साथ जो भी ऑब्लिगेशन है उसका बर्डन भी आप पर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु इज एन एडमिनिस्ट्रेटर अंडर सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन एक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है। एन एडमिनिस्ट्रेटर अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन, ठीक है। सक्सेशन एक्ट के अंदर अगर कोई डिजीज्ड पर्सन है तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, ठीक है। They have the power to manage the deceased person's property and settle their debts, ठीक है। कोई डिजीज्ड पर्सन है, उसके जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं उसको वो मैनेज करने का पावर रखता है, कौन, एडमिनिस्ट्रेटर। वो कौन होता है, तो उस डिजीज्ड पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हु कैन मेक ओरल विल। कौन ओरल विल बना सकता है, who can make oral will under Indian Succession Act? Member of the armed force who are engaged in war
can make an oral will under Indian Succession Act. The member must declare their intention in front of two witnesses at the time making oral will. ठीक है, कोई बंदा है जो आर्मी में है, नेवल फोर्स में है या कोई भी एयर फोर्स में है और ड्यूरिंग वॉर टाइम उसको लग रहा है कि अभी मुझे गोली लग सकता है, ठीक है, तो उस समय पर वो किसी दो फौजी के सामने ओरली बोल सकता है कि मुझे अगर मैं अगर मर गया ना तो मेरा प्रॉपर्टी मेरे दोनों बेटे में आधा आधा बंटना चाहिए। ठीक है, तो दो विटनेस हो गया, दोनों के सामने उसने मुंह से बोल दिया और वो मर गया सपोज। ठीक है, तो वो ओरल विल जो होगा वो वैलिड होगा। ठीक है, तो ओरल विल आर्म फोर्स को अलाउ किया गया है अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि दो विटनेस होना चाहिए और उसका इंटेंशन भी होना चाहिए कि भाई मतलब मुझे ये प्रॉपर्टी बांटना है और मैं अपने इच्छा से बोल रहा हूँ कि मेरे दोनों बच्चे को दोनों प्रॉपर्टी दे दिया जाए, ऐसा। इसके बाद अगला है डिफाइन रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ठीक है, डिफाइन रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का मतलब है द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इज अ लीगल प्रिंसिपल that limits the duration of property interest created by wills and other instruments. It prevents people from creating property interest that would last beyond the lives of people living at the time. ठीक है, देखो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का इजी लैंग्वेज में बताता हूं मैं। जैसे मान के चलो मुझे मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब मेरे बाप दादा ने दिया, उसमें वो जो बिल बनाता है कि वो कैसे बिल बनाता है कि मैं ये प्रॉपर्टी अपने बच्चे को दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें ये नहीं लिखते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैं अपने बच्चे को दे रहा हूँ और ये मेरा बच्चा जो है ये प्रॉपर्टी कभी बेच नहीं सकता। ऐसा कहीं भी टर्म लिखे देखे हो कभी? कभी नहीं रहेगा। कोई भी प्रॉपर्टी हो उसको खरीदा बेचा जाना चाहिए, ये गवर्नमेंट भी बोलता है। इससे क्या होता है, ट्रांजैक्शन चलते रहता है, किसी के पास का प्रॉपर्टी किसी को जाएगा, उसके प्रॉपर्टी उधर जाएगा, उसका प्रॉपर्टी उधर जाएगा। ठीक है, तो आप कोई किसी प्रॉपर्टी पे ऐसा लिमिटेशन नहीं लगा सकते कि यार ये मेरा प्रॉपर्टी है, मैं ऐसा बिल बना के जाऊंगा कि मेरे 7 पुस्तक नहीं बेच पाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप अपने पावर अपने बेटे को दे सकते हो, लेकिन उसमें ये नहीं बोल सकते कि तू 7 जन्म तक, तू 7 पीढ़ी तक इसको नहीं बेच पाएगा या तू अगले पीढ़ी तक नहीं बेच पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो किसी भी प्रॉपर्टी को मतलब उसके समय के हिसाब से अगर उसको बेचना है तो वो बेचा जा सकता है, इसके लिए आपको ऐसा नहीं बना सकते। तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी यही बोलता है। ठीक है, द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट लिमिट्स द ड्यूरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसका लिमिटेशन तय कर देता है कि भाई ये प्रॉपर्टी है ना, तो आप जैसे आपके पापा ने बिल बना के दिया तो आप तक ही दिया है। ऐसा नहीं है उसमें कि तेरा बेटा भी होगा तो भी इस प्रॉपर्टी पे उसका मालिकाना हक होगा, उसका भी बेटा होगा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी लिमिट लगाता है किसी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट पर कि वो आपके पास कितने दिनों तक रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन लेगेसी एंड इट्स टाइप। लेगेसी क्या होता है, तो लेगेसी इज अ गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी और मनी टू अ बेनिफिशियरी थ्रू अ विल। ठीक है, ऑल्सो नोन एज बिक्वेस्ट। ये जो लेगेसी है वो एक तरीके से समझ लो गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, कि भाई ये प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं यार ये लेगेसी इसको बिलोंग करता है, ऐसा। तो कोई भी प्रॉपर्टी है जो आपको गिफ्ट के तौर पर दिया गया है, चाहे पैसा ही दिया गया है, लेकिन वो विल के थ्रू दिया गया है। ठीक है, तो वो होता है लेगेसी। लेगेसी 6 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्पेसिफिक लेगेसी, दूसरा होता है जनरल लेगेसी, तीसरा होता है डिमोन्स्ट्रेटिव लेगेसी, चौथा होता है रेसिडुअरी लेगेसी, पांचवा होता है कंडीशनल लेगेसी और छठा होता है कंटिंजेंट। ठीक है, अब स्पेसिफिक लेगेसी क्या होता है, ए गिफ्ट ऑफ स्पेसिफिक आइटम सच एज ज्वेलरी और कार। अगर आप किसी को ज्वेलरी या कार दे रहे हो बाय विल, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक लेगेसी होगा। दूसरा है जनरल लेगेसी, ए गिफ्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड जनरली, तो ये जनरल लेगेसी होता है। तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव लेगेसी, a gift that should be taken from particular source like bank account, stocks, etc. तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव लेगेसी होता है।
चौथा है रेसिड्यूअरी लेगेसी, ए गिफ्ट टू अ बेनिफिशियरी ऑफ व्हाट इज लेफ्ट ऑफ द स्टेट आफ्टर ऑल अदर लेगेसीज हैज बीन पेड आउट। तो ये होता है रेसिड्यूअरी लेगेसी। पांचवा है कंडीशनल लेगेसी, दी a gift that is subjected to certain condition, ठीक है, the beneficiary will receive the legacy only if they fulfill the condition, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी है, मुझे बिल पे देना है अपने बच्चों को, लेकिन मैंने बोल दिया है कि भाई ये 10वीं पास करेगा तभी ये बिल उसके नाम से जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, तो ये क्या हो गया, कंडीशनल हो गया। अब वो 10वीं पास करेगा तभी वो बिल के हिसाब से उसको प्रॉपर्टी मिलेगा, ऐसा। छठा है कंटिंजेंट लेगेसी, ए गिफ्ट दैट डिपेंड ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट, ठीक है, द बेनिफिशियरी विल ओनली रिसीव द लेगेसी इफ द स्पेसिफाइड इवेंट ऑकर्ड, ठीक है। तो ये कंडीशनल जैसा ही हो गया थोड़ा बहुत। इसमें भी तो ये हो सकता है ना कि तू अगर आईएएस ऑफिसर बन गया, ठीक है, तो मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी विल कर दूंगा, या विल में लिख दिया है कि इसको ये पर्टिकुलर मतलब अचीव करना है, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस, मतलब वो कभी होगा या नहीं होगा, ऐसा। तो ऐसे इवेंट जो होने या न होने की संभावनाओं के आधार पर दिया गया हो, वो होता है कंटिंजेंट लेगेसी, ठीक है। अगला है आपका एक्सप्लेन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विल, ये लॉन्ग आंसर ही है सपोज, ठीक है, मान लो, क्योंकि इतने इतने बड़े आंसर आपके 12 मार्क्स में या 6 मार्क्स के लिए ही पूछा जाएगा, 2 मार्क्स के लिए थोड़ी आएगा ये बड़ा बड़ा सवाल, ठीक है। तो एसेंशियल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैलिड विल, सबसे पहला है टेस्टेटर्स इंटेंट, ठीक है, जो दे रहा है विल उसका इंटेंशन होना चाहिए विल बनाने का, ठीक है, तभी वो विल वैलिड होगा। दूसरा है टेस्टामेंटरी कैपेसिटी, द टेस्टेटर मस्ट बी साउंड माइंड, ठीक है, एंड नॉट अंडर एनी कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। जो टेस्टेटर है वो साउंड माइंड का होना चाहिए और उसके ऊपर कोई थ्रेट या कोवर्जन नहीं होना चाहिए कि तू मेरे नाम से कर प्रॉपर्टी नहीं तो मार दूंगा, ऐसा वाला सीन नहीं होना चाहिए, वो खुद अपनी इच्छा से देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है तीसरा सिग्नेचर, द टेस्टेटर मस्ट साइन द विल, जो भी विल है उस पे टेस्टेटर का सिग्नेचर होना चाहिए, तब वो वैलिड विल माना जाएगा। अगला है फोर्थ, विटनेस, द विल मस्ट बी अटेस्टेड बाय एट लीस्ट 2 विटनेस, जब ये विल बनता है तो कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए, तब वो विल वैलिड होगा। पांचवा है वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब है अपने इच्छा से देनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आके देना चाहिए, तब वो होता है वॉलंटरी। छठा है डिक्लेरेशन, द विल मस्ट रिफ्लेक्ट द टेस्टेटर्स ट्रू इंटेंशन, ठीक है, जब विल दे रहा है तो विल में डिक्लेरेशन होना चाहिए कि ये मैं प्रॉपर्टी अपने पूरे होशो हवास में अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को दे रहा हूँ बिना किसी डर या दबाव के, तो ये डिक्लेरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी डिस्पोजल, द विल मस्ट स्पेसिफाई हाउ द टेस्टेटर प्रॉपर्टी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, जब विल बनता है तो उसमें पूरा अच्छे से लिखा होना चाहिए कि कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ का किसको मिलेगा, कौन बच्चे को कहाँ से, मतलब 4 प्रॉपर्टी है मेरा, अब मेरे 3 बच्चे हैं तो एक प्रॉपर्टी ज्यादा है, 3 प्रॉपर्टी में तीनों बच्चों को कहाँ कहाँ का दूंगा ये भी लिखना पड़ेगा, और एक प्रॉपर्टी में तीनों बच्चों का कितना कितना योगदान होगा ये भी मैं लिखूंगा। तो पूरा आपको प्रॉपर्टी का डिस्पोजल पूरा डिटेल में बताना है कि आपको कैसे डिस्पोज करना है उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, मतलब बांटना है बेसिकली। नेक्स्ट है आपका डिफाइंड डोमिसाइल एंड टाइप्स ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल इज अ लीगल टर्म दैट रेफर्स टू अ पर्सन्स परमानेंट होम और एड्रेस, ये तो सभी को पता है भाई, जो जहाँ रहता है उसका वहाँ का डोमिसाइल होता है, ठीक है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम रेसिडेंस विच कैन बी टेम्पररी, रेसिडेंस का मतलब जैसे कोई कहीं पे और आके रह रहा है, ठीक है, तो वो उसका रेसिडेंस माना जाता है, लेकिन कोई परमानेंट एड्रेस है किसी का, वहां पे खुद का घर है परमानेंट, तो वो क्या होता है, डोमिसाइल होता है, ठीक है। तो डोमिसाइल जो है 3 टाइप का होता है। पहला होता है डोमिसाइल बाय ओरिजिन, मतलब आपने जहाँ जन्म लिया बाय बर्थ वो आपका हो जाता है। दूसरा है डोमिसाइल बाय चॉइस, the domicile a person chooses by establishing a permanent residence in a new place, मैं कहीं पे रह रहा हूँ, ठीक है, बाय चॉइस,
अब मुझे 10 साल या 12 साल हो गया तो मुझे यहाँ का डोमिसाइल मिल जाएगा, बराबर। तो आप डोमिसाइल बाय ओरिजिन भी गेन कर सकते हो, डोमिसाइल बाय चॉइस भी मिलता है, और डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी होता है। द डोमिसाइल अ पर्सन हैज बाय लॉ सच एज अ माइनर चाइल्ड हु यूजुअली हैज द सेम डोमिसाइल एज देयर फादर। जैसे मान के चलो कोई बच्चा है, उसका बच्चा हुआ था इंडिया में, ठीक है, लेकिन बच्चे का बाप रह रहा है लंदन में, ठीक है, अमेरिका में। तो उस बच्चे का बाय लॉ फादर कहाँ का है? अमेरिका का, तो उसको अमेरिका का सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो डोमिसाइल जो है ऑपरेशन बाय लॉ भी मिलता है, बाय चॉइस भी मिलता है, और बाय बर्थ या ओरिजिन बोलो, जो भी बोलना है वो भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर फॉल्स डिक्लेरेशन अंडर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट? पेनल्टी क्या है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में फॉल्स डिक्लेरेशन देने का? मैंने आप लोगों को क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जब लड़का शादी करना चाहता है, लड़का लड़की, तो उसको अपना डिक्लेरेशन देना होता है। कहाँ? जो उनका रिलीजन ऑफ चर्च होता है ना, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन, उनके पास। तो फिर वो क्या करते हैं, उस लेटर को, उस नोटिस को पहले वेरीफाई करते हैं और फिर रजिस्ट्रार के पास भेजते हैं, ठीक है। फिर रजिस्ट्रार उसको अप्रूवल करके होती है, फिर वो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, बराबर। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई फॉल्स डिक्लेरेशन दे, फॉल्स डिक्लेरेशन कैसे दे सकता है? लड़की क्रिश्चियन है, लड़का कहीं दूसरे जाति का हो, धर्म का हो, और वो बता ही ना हो, या लड़का क्रिश्चियन है और लड़की के बारे में उसने बताया ना हो, डिक्लेरेशन ना दिया हो कि ये लड़की दूसरे धर्म की है, या लड़की का उम्र कम है, बराबर। कुछ ऐसे डिक्लेरेशन जो आपको वैलिड मैरिज के लिए देना चाहिए, आपने वो नहीं दिया, ठीक है, और वो मिनिस्टर ऑफ रिलीजन ने देखा नहीं और शादी करा दिया, बराबर। तो ये दंडनीय अपराध है, इसके लिए पेनल्टीज हैं क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में, ठीक है। अब क्या है देखिए, इफ एनी पर्सन knowingly or willfully makes a false declaration or a statement in any office, in any notice of marriage or certificate, they may be subjected to penalties under IPC section 193, in which maximum imprisonment is 3 year with fine, ठीक है। अगर आप क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत फॉल्स डिक्लेरेशन देते हो तो 3 साल तक का सजा और फाइन का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, डिफाइन डी फैक्टो गार्डियन अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर डी फैक्टो गार्डियन कौन होते हैं? A person who is neither a legal guardian nor a guardian appointed by the court, but has voluntarily placed himself in charge of the person and property of minor, is known as de facto guardian. A de facto guardian is a mere custodian of the minor's person and property, but has no right over either, ठीक है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे का लीगल गार्जियन होता है, किसी किसी का गार्डियन नहीं होता है, तो कोर्ट अपॉइंट कर देता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई सामने से आके बोलता है कि मैं इस बच्चे का देखभाल करूंगा और इसके मतलब जो भी है मैं इसका पूरा केयर टेकर बनूंगा, ठीक है, कस्टोडियन रहूंगा। तो वैसे इंसान को, जो न तो लीगल गार्डियन है, लीगल गार्डियन मतलब या बच्चे ने बोला हो या उसके गार्डियन मर गए तो उसको सौंप के गए हो, ठीक है, या उसी उसी का खुद का बच्चा है वो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर कोई भी इंसान लीगल गार्डियन नहीं है और कोर्ट ने भी उसको अपॉइंट नहीं किया है, लेकिन अपनी इच्छा से अगर किसी बच्चे को जो है देखभाल करने की जिम्मेदारी लेता है और वो उसका कस्टोडियन लेता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डी फैक्टो गार्डियन। लेकिन उसका हक उसके किसी भी प्रॉपर्टी पर नहीं होता, ठीक है, बस उसका देखभाल करने का इच्छा है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है आपका, नेम दी क्लास ऑफ ईयर्स अंडर मुस्लिम लॉ ऑफ मुस्लिम लॉ इन इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि क्लास ऑफ ईयर्स के बारे में बताइए मुस्लिम लॉ के अंदर, मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, ठीक है। अंडर मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देयर आर 3 प्रिंसिपल क्लास ऑफ ईयर्स, ठीक है, इंक्लूड, मुस्लिम लॉ के अंदर 3 प्रिंसिपल क्लास बनाया गया है, ठीक है, ईयर्स का, लीगल ईयर का।
सबसे पहला है कुरानिक ईयर, जिसको मतलब उर्दू में शायद बोला जाता होगा या अरबिक में दाऊद फरूद, ठीक है। दूसरा है एग्नेटिक ईयर्स, जिसको अशाबत बोलते हैं। तीसरा है आपका यूटेरिन ईयर्स, इसको धावुल अरहम बोलते हैं, ठीक है, अरबिक वर्ड में। अब कुरानिक ईयर्स में कौन कौन आएगा, देखो कुरानिक ईयर्स में 12 शेयरर होते हैं, ठीक है, मतलब 12 लीगल ईयर हो सकते हैं। सबसे पहला तो वाइफ होती है, दूसरा होता है लीगल ईयर ये हस्बैंड, ठीक है। तीसरा फादर, चौथा मदर, पांचवा ग्रैंड मदर, ठीक है, छठा ग्रैंड फादर, सातवां है डॉटर, आठवां है सन्स डॉटर, ठीक है, नौवा है फुल सिस्टर, 10वां है कॉन्सेंगुइन सिस्टर, और 11वां है यूटेरिन सिस्टर, और 12वां है यूटेरिन ब्रदर। तो ये कुरानिक ईयर्स के अंदर ये सब जो है प्रॉपर्टी शेयरर होते हैं, ठीक है, लीगल ईयर के तौर पे माने जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन लेटेंट एम्बिग्विटी अंडर सक्सेशन एक्ट। Under Indian Succession Act, latent ambiguity refers to a situation where a will appears clear on its face but becomes ambiguous when applied to existing fact or circumstances, requiring extrinsic evidence to interpret the true intention of the testator। ठीक है, ये लेटेंट एम्बिग्विटी क्या होता है, देखो अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट लेटेंट एम्बिग्विटी रेफर्स टू अ सिचुएशन, ठीक है, वेयर अ विल अपीयर्स क्लियर ऑन इट्स फेस बट बिकम्स एम्बिगुअस व्हेन अप्लाइड टू एग्जिस्टिंग फैक्ट और सर्कमस्टांसेस। ठीक है, देखो कोई किसी ने कोई विल बनाया, ठीक है, विल जैसे बनाया गया एकदम मस्त क्लियर, उसमें सब कुछ क्लियर लिखा है, ठीक है, कि ये किसको जाना चाहिए, ये किसको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस विल का जो फैक्ट है उसका कुछ, हर कोई इंसान विल बनाता है तो उसका कुछ स्टोरी होता है, उसका कुछ फैक्ट होता है, ठीक है। वो विल तो बना है, विल में सब कुछ क्लियरली लिखा है, लेकिन जब वो विल अप्लाई करते हैं तो वो जो एग्जिस्टिंग फैक्ट और सर्कमस्टांसेस है उसके आधार पर वो विल जो है एम्बिग्विटी है उसके अंदर, ठीक है, विरोधाभास है। कैसे होगा, विल में लिखा है कि मेरे तीनों बच्चों को ये दो प्रॉपर्टी जो है, मेरे तीनों बच्चों को ये तीनों प्रॉपर्टी बांट दिया जाना चाहिए, ठीक है, और हकीकत में उसके 4 बच्चे हैं। तो अब फैक्ट से वो विल एम्बिग्विटी हो गया ना दोनों में, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति को लेटेंट एम्बिग्विटी बोला जाता है, ठीक है, रिक्वायरिंग एक्सट्रिंसिक एविडेंस टू इंटरप्रेट द ट्रू इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर, ठीक है। तो इसके जब ऐसा सिचुएशन आता है लेटेंट एम्बिग्विटी का, तो फिर कोर्ट को इंटरप्रेट करना पड़ता है कि ये जो विल बनाने वाला था उसका इंटेंशन क्या था। क्या वो चौथे बेटे को बच्चा नहीं मानता था, ऐसा भी तो हो सकता है ना, या चौथे बेटे ने कुछ ऐसी की होगा, तो उनका इंटेंशन आपको जानना पड़ेगा। तो ये होता है लेटेंट एम्बिग्विटी, ठीक है। लास्ट सवाल है आपका, टू हुम इंडियन डाइवर्स एक्ट इज एप्लीकेबल। किसके ऊपर इंडियन डाइवर्स एक्ट जो है एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इसका जवाब है इंडियन डाइवर्स एक्ट एप्लीकेबल ओनली कपल हु प्रोफेस द क्रिश्चियन रिलीजन, ठीक है। जो बंदा इंडिया के अंदर क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करता है, प्रोफेस करता है, उनके ऊपर इंडियन डाइवर्स एक्ट जो है एप्लीकेबल होता है। ये हो गया हमारा फैमिली लॉ। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे चलते हैं, किसी ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो अभी जहां तक होगा हम लोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पहला सवाल है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, आप लोग पीडीएफ मैंने भेज दिया है, अगेन आप लोग खोल लीजिए, पढ़िए, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, देखो। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। सेवरेबिलिटी का मतलब होता है पृथककरण, मतलब एक दूसरे से किसी चीज को अलग करना, ठीक है। जैसे आपको पता होगा जब आप लोग जाते हो अंगूर लाने, ठीक है, ग्रेप्स खरीदते हो मार्केट से, तो देखते होगे कि एक आध अंगूर जो है वो डैमेज हो जाता है तो अपने आप गिर जाता है, या जो वेंडर होता है वो उस डैमेज अंगूर को निकाल देता है ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। वो क्या कर रहा है वहां पे, सेवरेबिलिटी कर रहा है, पृथक कर रहा है।
अगर वो सड़ा हुआ अंगूर उस अंगूर के साथ रहेगा तो कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो उसको अलग कर दिया जाता है ताकि वो पूरा अंगूर खराब ना हो। तो ये डॉक्ट्रिन उसी के बारे में बात करता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन कानून के बारे में बात करता है, अंगूर के बारे में। ठीक है, देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट allow courts to declare part of a law as void while leaving the rest of the law is in effect. This doctrine is based on the idea that if a law violates the constitution, only the offending part should be declared invalid. ठीक है, अभी देखो बताता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि अडल्ट्री को ये नया बीएनएस से हटा दिया गया नए वाले लॉ से, बराबर। क्यों हटाया गया? क्योंकि इससे प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया था। ठीक है, कि भाई नहीं, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर पर फिट नहीं बैठता है, इसमें महिलाओं के अधिकार वायलेट हो रहे हैं। ठीक है, मर्दों को अधिकार दिया है कि वो किसी महिला के साथ अफेयर कर ले, लेकिन महिला अगर करेगी तो वो फिर अडल्ट्री हो जाएगा। ऐसे कैसे? तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था? स्टक डाउन कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो जब हम नए लॉ बनाए तो हम क्या पूरा लॉ ही बंद कर दिए क्या? नहीं ना, हम सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट को हटा दिए, 497 को, बराबर। तो हमने क्या किया? सेवरेबिलिटी किया। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये जो प्रिंसिपल है इसका ये मानना है, सीधा सीधा मैं बताऊं लेमैन लैंग्वेज में, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, अब उस लॉ में पार्लियामेंट जब लॉ बनाता है तो पार्लियामेंट भगवान तो है नहीं कि वो सब कुछ एकदम सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर पे लाके बना दे। ठीक है, कभी कभी हो जाता है गलती। ठीक है, तो कोई ऐसा लॉ बनाया गया जिसमें, या कोई ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसमें आज के जमाने में फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर एरिया है या ये पर्टिकुलर चैप्टर या ये पर्टिकुलर सेक्शन अगर इनवैलिड है या कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर पे फिट नहीं बैठता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देगा। ठीक है, तब जो है उस समय पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी का यूज किया जाता है और उस पर्टिकुलर एरिया को हटाया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर पे फिट नहीं बैठता। ऐसा नहीं है पूरा लॉ ही खारिज कर देगा, नहीं, सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया हटाया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। ठीक है, अरे यहाँ तक सब, एक सेकेंड है, यहाँ तक सभी को समझ आया ना? पूछा भी नहीं मैंने यार। ठीक है, चलो, हाँ, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। देखो, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? सबसे पहले रिव्यू समझो। रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विचार करना। ठीक है, आप जब किसी कोर्ट में अपना मैटर चलाते हो, ठीक है, कोई भी हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो, कोई भी हो, तो कभी कभी क्या होता है, फैसला आपके हक में नहीं आता। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपके पास तीन ऑप्शन होता है उस टाइम पर। ठीक है, जब आपको कोई फैसला पसंद ना आए, ठीक है, या आपको लगे कि ये फैसला गलत हुआ, आप या तो अपील में जा सकते हो, या तो आप रिवीजन में जा सकते हो, या तो आप रिव्यू में जा सकते हो। ये तीन चीजें आपके पास होता है। ठीक है, रिव्यू का मतलब है कि आप उसी कोर्ट को बोलते हो कि सर आपने जो जजमेंट दिया है ना, आप उसको एक बार फिर से रिव्यू करें, पुनर्विचार करें, फिर से देखें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मतलब इस पे थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए, तो हम रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, रिवीजन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें कहीं एरर है, आपको लगा कि यार नहीं, यहाँ पे तो एरर किया है कोर्ट में, ठीक है, तब तो आपके फैसले आपके पक्ष में नहीं आया, तो उस एरर को लेके आप जाते हो ऊपर के कोर्ट में, रिवीजन में। ठीक है, कि भाई नीचे के कोर्ट का जो ऑर्डर है इसमें थोड़ा सा इशू मुझे लग रहा है, एरर है, आप थोड़ा इसको करेक्ट करिए, तो वो होता है रिवीजन। तीसरा होता है अपील। अपील का मतलब है कि लोअर कोर्ट का जो जजमेंट है वो गलत है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं उस ऑर्डर को चैलेंज करने। ठीक है, तो रिव्यू जो होता है वो सेम कोर्ट में होता है, रिवीजन और अपील जो होता है वो ऊपर के कोर्ट में होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे जुडिशियल रिव्यू पे।
जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ एक वरदान है समझ लो। सुप्रीम कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है, ठीक है। अब उस लॉ में अगर कहीं पे एरर है या कहीं पे ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन या एक्ट है उससे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पे असर पड़ सकता है या फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है जुडिशियल रिव्यू के तहत कि वो उस पर्टिकुलर लॉ को ऑब्जर्वेशन के लिए ले, और उसमें अगर कहीं पे भी ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे सेक्शन हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर कोर्ट उसको जो है स्टक डाउन कर देगा, ठीक है। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू सिर्फ इसी के लिए नहीं होता है, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारा पावर देता है। रिव्यू का मतलब क्या, पुनर्विचार। जुडिशियल का मतलब क्या, न्यायिक। अब उनके पास न्यायिक पुनर्विचार का पूरा पावर है। अब किसी भी मामले में उनके पास अगर कोई मैटर आता है तो उसका वो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच टू वर्ड्स वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन से दो शब्द जो हैं वो ऐड किए गए थे हमारे प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट में। तो इसका सही जवाब है सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर्ड वर वर द टू वर्ड्स एडेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 1976 में मेरे हिसाब से ये जब अपना इमरजेंसी लगा था ना, तभी के टाइम पे ये सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ऐड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्टेट एनी टू मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता लेने के लिए आपके पास बहुत सारे मोड्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो 3-4 मोड दिया गया है, उसमें से आपसे सिर्फ 2 मोड्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मोड है बाय बर्थ, अगर आप वहां पे जन्म लिए हो तब तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और दूसरा है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, ठीक है। अगर आप कहीं पे और जन्म लिए, मान के चलो अमेरिका में जन्म लिए, लेकिन आपके पापा रहते हैं, आपके पापा का बर्थ प्लेस है इंडिया और इंडिया का सिटीजन है उनके पास, सिटीजनशिप है उनके पास, तो आपको इनडायरेक्टली सिटीजनशिप कहाँ का मिलेगा, इंडिया का मिलेगा, क्योंकि आपके फादर यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सिटीजनशिप बाय डिसेंट होता है और एक होता है सिटीजनशिप बाय बर्थ, मतलब आपने जन्म लिया। लेकिन ये भी है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें बाय बर्थ के लिए लिखा हुआ है, if a person is born in India on or after 26 जनवरी 1950, ठीक है। अगर आपके मम्मी पापा कोई भी जो जन्म लिए हैं 26 जनवरी 1950 के बाद, उसको ही बाय बर्थ जो है सिटीजनशिप इंडिया का मिलेगा, ऐसा प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्टेट द ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ जजेस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंदर जज को निकालने का जो ग्राउंड है वो क्या हो सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो सवाल है एक्स्ट्रा ले लिया गया है, आपके इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरे हिसाब से 2016 का शायद सवाल है। आप लोगों का 2 भाग में बांट दिया गया ना अभी कॉन्स्टिट्यूशन, पहले सिंगल था, ठीक है। तो जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना रहा था तो मुझे ये ध्यान में रखना था, ठीक है, कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल ना लूं। तो मैंने कोशिश किया था कि ना लूं, लेकिन ये एक सवाल आ गया है, ठीक है। देखो आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है, तो आपको आर्टिकल 124 पढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो 2 भाग किया गया, तो आपका आर्टिकल 51A तक ही है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज तक आप लोगों को पढ़ना है, मैक्स टू मैक्स कॉन्स्टिट्यूशनल 1 में। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल 2 पढ़ोगे तब आपके पास जो है 51 के बाद सारा पढ़ना है, ठीक है। तो आर्टिकल 124 से रिलेटेड आपको सवाल नहीं आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। State the ground for removal of judges under Indian Constitution. Article 124 and 217 of Indian Constitution provide that a judge of Supreme Court, High Court shall be removed by the President on the ground of
प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, इसके आधार पर प्रिंसिपल ये प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट उनके जज को निकाल सकते हैं, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट एनी टू फंडामेंटल ड्यूटीज। दो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको बोले हैं लिखने के लिए। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर लिस्टेड इन आर्टिकल 51A of Constitution of India. They are a set of responsibilities that citizens have toward the country, its people and its institution. अब क्या क्या है, आपसे दो पूछ रहा है, मैंने 5 लिख दिया है, आप लोगों को याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। पहला है रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की इज्जत करना। दूसरा है रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम, भारत का राष्ट्रीय गान जो है, भारत का राष्ट्रीय झंडा जो है तिरंगा, उसका आपको सम्मान करना है। इंडियाज इंटीग्रिटी मतलब भारत की अखंडता को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, मतलब अपना जो वातावरण है उसको प्रोटेक्ट करना है। प्रोमोट हार्मनी, शांति को प्रोमोट करना है। अगला सवाल है डिस्कस सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसका सैलिएंट फीचर आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला है सैलिएंट फीचर के अंदर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये। दूसरा है सेपरेशन ऑफ पावर। तीसरा है फेडरलिज्म। चौथा है फंडामेंटल राइट है इसके अंदर। पांचवा है सेक्युलरिज्म की बात करता है। छठा है डीपीएसपी है इसके अंदर। ठीक है, सातवां है आपका इक्वालिटी की बात करता है। आठवां है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी इसकी खासियत है। इसके बाद है ड्राउन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, बहुत सारे सोर्स से हमने इसको बनाया है, ये भी इसकी खासियत है। ठीक है, फीचर्स हैं। ये बात करता है यूनियन ऑफ स्टेट का, जो स्टेट्स हैं सब आपस में जुड़ के रहेंगे। अगला है सिंगल सिटीजनशिप का, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। जबकि आप अमेरिका में जाओगे तो डुअल सिटीजनशिप चलता है, आप यहाँ का भी ले सकते हो वहाँ का भी, ऐसा। लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप चलता है। ठीक है, दीज आर दी की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सैलिएंट फीचर के तौर पर ये जो है 10-11 चीजें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में आपसे पूछ रहा है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अलाउज, कौन आया भाई अभी, ओके, sorry. The right to constitutional remedy is a fundamental right in the Constitution that allows citizens to seek legal remedy from the Supreme Court and High Court. ठीक है, it's a safeguard against the state violating the fundamental right of citizens. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब है कि आपको आपके पास अगर राइट वायलेट हो रहे हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 32 में। ठीक है, कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, तो उसमें आपको डायरेक्ट जाने का पावर रहता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि वो आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे, उसके लिए लड़े। ठीक है, अगला है स्टेट द रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहला है द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन दैट आर रीजनेबल एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन क्या है, पहला पब्लिक ऑर्डर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैन नॉट डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर और हार्म अदर्स। ठीक है, तो इसी में जो है आपका, आपने सुना होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी लाउड स्पीकर बजते हैं रिलीजियस प्लेसेस पे, तो उसका जो साउंड होगा वो डिसेबल होगा, वो मिनिमम होगा। ठीक है, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आपके अधिकार हैं कि आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस करो, ठीक है, लेकिन आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। ठीक है, दूसरों को हार्म नहीं पहुंचा सकते, तो ये पहली बात है, ये रेस्ट्रिक्शन में आता है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, ऐसा होता है। दूसरा है मोरालिटी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैन नॉट बी इमोरल। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस आपके धर्म में है तो वो इमोरल नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इमोरल कैसे? जैसे हम लोगों में था ना, हिंदू धर्म में था सती प्रथा, ठीक है, कि भाई पति मर गया तो उसी आग के साथ महिलाओं को जला दिया जाता था। ये क्या है? इमोरल है। ये प्रैक्टिस होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए था, बराबर। तो ऐसे हर धर्म में है, लेकिन हर धर्म में अब धीरे धीरे लोग पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे चीजें, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है, ठीक है, मोरालिटी का। तीसरा है हेल्थ। रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैन नॉट बी हार्मफुल टू हेल्थ। अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, ठीक है, जिससे हेल्थ पे असर पड़ता है, तो फिर वो आपका अधिकार नहीं होगा, ठीक है। अगला है फोर्थ, टैक्सेस। द स्टेट कैन नॉट इम्पोज टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। कोई भी रिलीजन का कोई भी फेस्टिवल है या कोई भी ऐसा है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक है। अगला रेस्ट्रिक्शन है विमेन्स फ्रीडम। रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट ट्रीट विमेन एज इंफीरियर और इन्फ्रिंज ऑन देयर फ्रीडम नॉट अलाउड। अगर कोई रिलीजन है जो महिलाओं के अधिकार को, महिलाओं के प्रैक्टिसेस को, उनको इंफीरियर समझते हैं, ठीक है, या उनके अधिकारों का हनन करते हैं, तो ये भी अलाउ नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता धर्म के नाम पर, ठीक है। इसके बाद अगला है एनिमल एंड ह्यूमन सेक्रीफाइसेस। One cannot sacrifice animal or human beings as offering to gods or supernatural forces। हालांकि ये तो होता ही है, इसका कहाँ कोई खंडन करता है, लेकिन जाने दो। एनिमल और ह्यूमन सेक्रीफाइस, देखो ये क्या बोल रहा है, वन कैन नॉट सेक्रीफाइस एनिमल और ह्यूमन बीइंग एज ऑफरिंग टू गॉड्स। किसी भी रिलीजन में आप ये नहीं बोल सकते कि जानवर को मार के चढ़ाना हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस है तो हम ये करेंगे। आपको करने दिया जा रहा है वो अलग चीज है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट के रेस्ट्रिक्शन में आता है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन एनी टू रिट्स, ठीक है, पूछ रहा है 2 रिट, मैंने 5 रिट के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सबसे पहला है पहले ये समझ लो रिट होता क्या है। रिट एक ऐसा हथियार है, वेपन है, किसी भी इंसान का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है किसी भी लेवल पर, तो वो रिट के थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट। लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। हाई कोर्ट में आपको अगर आपको जाना है तो अंडर आर्टिकल 226 में जा सकते हो। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाना है तो आर्टिकल 32 में जा सकते हो, ठीक है। रिट होता है 5 तरीके का। सबसे पहला होता है हेबियस कॉर्पस, दूसरा होता है को वारंटो, तीसरा होता है मैंडेमस, चौथा होता है प्रोहिबिशन, पांचवा होता है सर्च्योरारी, ठीक है। अभी रिट को समझने के लिए सबसे आसान भाषा में मैं बताऊं आप लोगों को, तो देखो सबसे आसान भाषा में, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कहीं पे किसी बंदे को इलीगल बंद करके रखा गया है, डिटेन करके रखा गया है, ठीक है, तो उसको रिलीज करने के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा है को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है किसी के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाकर वो पावर इस्तेमाल कर रहा है, तो आप ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये रिट लगा सकते हो कि उस आदमी से पूछो कि वो ये पद का इस्तेमाल कैसे कर रहा था जबकि वो ऑथराइज ही नहीं है। एग्जाम्पल फॉर, आप जाते हो ट्रेन में, तो ट्रेन में कभी कभी क्या होता है, खास करके यूपी बिहार के ट्रेन में टीटी नहीं, टीटी 1-2 बार आता है, पुलिस का जो हवलदार रहता है ना, वो आ जाता है पैसा लूटने के लिए, टिकट दिखाओ, ठीक है, टिकट नहीं रहता है तो बोलता है चलो मैं पुलिस वाला हूँ, तुमको पकड़ के ले जाता हूँ। ऐसा जो अनपढ़ लोग होते हैं, हालांकि गांव घर में ऐसे ही लोग होते हैं ज्यादा, जो डर के पैसा भी दे देते हैं, ठीक है। तो उस पुलिस वाले की कोई ड्यूटी है क्या कि वो टिकट चेक करे? नहीं है, उसका अधिकार ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो टिकट चेक करके नहीं रहता है तो पैसा कमा लेता है, ऐंठ के निकल जाता है उससे पैसा, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उस पुलिस वाले के खिलाफ जो टीटी का काम कर रहा था, जबकि वो टीटी है नहीं, ठीक है, तो इलीगल अथॉरिटी है उसके पास, फिर वो तो बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के हिसाब से आप उससे पैसा मांग रहे थे, टिकट मांग रहे थे? तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये रिट लगा सकते हो, को वारंटो। तीसरा है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। कोई भी ऑफिसर है, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, वो अपने काम से जो उसको काम दिया गया है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है,
तो आप ये रिट लगा सकते हो, कौन सा, मैंडेमस। जैसे मान के चलो कोई बीएमसी ऑफिसर है, उसका काम है कि भाई रोड पे कहीं पे जो है गड्ढा वड्ढा हो गया है तो वो उस रोड का काम करवाए। आपने एक बार काम का आपने किए, आप गए उधर से गिर गए, आपको चोट आ गई, दूसरे बार भी गए गिर गए चोट आ गया, आप तीसरे बार बीएमसी को कंप्लेन किए कि सर आप ये रोड का काम करवा दो, बहुत सारे गड्ढे हैं और आप जो है भरवाते नहीं है, आपका काम है और वो फिर भी नहीं कर रहा है, तो आप कब आप कहाँ जाओगे, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये रिट लगा दो, रिट ऑफ मैंडेमस, कि साहब ये इनका ड्यूटी है लेकिन वो फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा बी कमांड, मतलब मैं जो बोल रहा हूं अब तुम करो, जाओ फटाक से वो रोड बनवा दो। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो वो होता है मैंडेमस। अगला है आपका रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कोई भी लोअर कोर्ट, ठीक है, अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाकर, ठीक है, अगर कोई मैटर अपने अंडर लेता है, ठीक है, और आपको पता चलता है कि इस कोर्ट को तो जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, तो ये कैसे इस केस को देख रहा है, तो आप ऐसे में उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो रिट ऑफ प्रोहिबिशन लेके। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर कोर्ट को रोका जाए, इनके जुरिस्डिक्शन का वो मैटर ही नहीं है फिर भी वो डील कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोहिबिट कर देगा कि आप मत देखो क्योंकि आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। लास्ट है आपका रिट ऑफ सर्शियोररी। ठीक है, सर्शियोररी का मतलब यह है कि कभी कभी क्या होता है, हाई, अभी तो मैंने बताया आपको कि कोर्ट में मैटर गया, वो उसके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड था, तो आपको पहले पता चला तभी गए ना कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। कभी कभी क्या होता है आपको पता ही नहीं होता है कि उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था या नहीं था और ऑर्डर पास हो गया। अब जैसे ही उस कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, तब आपको पता चला कि उस कोर्ट को तो उस केस को डील करने का जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, बराबर। तो ऐसे मामले में जब ऑर्डर पास हो जाता है बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके उस ऑर्डर को कैंसिल कराने के लिए, ठीक है, कि भाई ये जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप रिट ऑफ सर्शियोररी लगा। ठीक है।